तो नाज़रीन, आपको मालूम है कि हम पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट किए हुए हैं। हमने इससे पहले 1857 तक पढ़ लिया है पाकिस्तान अफेयर को। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में कैसे आए और उन्होंने कैसे हुकूमत कायम की। पहले उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 में इक़्तिदार डायरेक्ट ब्रिटेन गवर्नमेंट को मुंतकिल कर देती है। ये कैसे हुआ था, ये सारा हम पीछे पढ़ चुके हैं। जो पाकिस्तान अफेयर की ये सीरीज़ से फ़ायदा उठाना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये पहले लेक्चर से सारे लेक्चर्स सुने, तब आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मुझे उम्मीद है कि ऐसी सीरीज़ यूट्यूब पे आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा इंशाल्लाह। इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि इंडिया के अंदर ब्रिटेन के आने के बाद उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह का रवैया अपनाया, मुसलमानों को कैसे सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन का सामना करना पड़ा। ये सारा हम आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम ये देखेंगे कि कैसे मुसलमानों ने इनसे छुटकारा पाया, कैसे सर सैयद और उनके बाद बाकी आने वाले फ़िलासफ़र्स ने इससे मुसलमानों को निजात दिलवाई। सबसे पहले जो 1857 की वार है उसका थोड़ा सा देखें तो ये स्टार्ट होती है। स्टार्ट तो वैसे पहले ही लोगों में फ्रस्ट्रेशन भर चुकी थी, लेकिन जो यकदम स्पार्क मिलता है वो एक ख़ास किस्म की कारतूस से मिलता है, एक ग्रीस्ड कार्ट्रिज से मिलता है। ये पता चलता है कि जो ये कारतूस है, ये जो गोली है, ये पिग यानी सुअर और गाय काऊ के गोश्त से मिल के बना हुआ है। अब जब इसको ओपन करना होता था तो पीछे से ये पीछे वाला जो पार्ट है इसके बारे में था कि ये पिग और गाय के मिक्स गोश्त से बना होता है। इसको चलाने के लिए सबसे पहले इसको मुंह से ओपन करना पड़ता था, इसको दांतों से ओपन करना पड़ता था। जब दांतों से ओपन करना था, जो मुसलमान थे वो तो पिग को नहीं खाते थे, उनके लिए पिग हराम था, और जो हिंदू थे उनके लिए काऊ जो है वो उनके लिए एक मजहबी अकीदत है काऊ के साथ, उसको वो खा नहीं सकते। तो इस वजह से हिंदू भी इसको दांतों से काटना पसंद नहीं करते थे, मुसलमान भी। और इस वजह से यहाँ पे मीरत के अंदर रिबेलियन स्टार्ट होता है, जो दिल्ली फैलता है, कानपुर और लखनऊ फैलता है। 1857 की वार हो जाती है और इसके नतीजे में जो पहले तो ये हावी हो रहे थे जो लोकल इंडियंस थे, फिर बाद में वो कब्ज़ा कर लेते हैं अंग्रेज़। ये सारी सूरत हाल हो जाती है। अब जब अंग्रेज़ काबज़ हो गए, उन्होंने देखा कि हमसे पहले यहाँ पे जो हुकूमत कर रहे थे वो थे मुसलमान। उनको ये लगता है कि हमारे जो असल दुश्मन है, जो असल विलन है, वो मुस्लिम्स हैं, मुसलमान हैं जिनसे हमने हुकूमत छीनी है। हिंदुओं के लिए तो ये एक तरह से किंग का चेंज होना था। हिंदू पहले मुसलमानों के ग़ुलाम थे और अब अंग्रेज़ों के अंडर आ गए हैं, अब अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई है। हम सिर्फ तख्त बदला है हिंदुओं के लिए। इसकी वजह से हुआ ये कि ब्रिटिश का जो गुस्सा था, जो एंगर था, वो टोटल का टोटल मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गया। हिंदुओं के ख़िलाफ़ भी था कुछ रीजंस की वजह से, कुछ हिंदूज़ के ख़िलाफ़, लेकिन ज़्यादा उसका असर जो हुआ मुसलमानों के हवाले से हुआ। मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसने अपनी ब्रुटलिटी के जो भी हथियार थे इस्तेमाल किए। ईस्ट इंडिया कंपनी से जैसे ही उन्होंने इख्तियारात लिए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने एक क्रैकडाउन शुरू कर दिया हर डायमेंशन से। जो मुसलमानों के लीडिंग फिगर्स थे उनको फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। बहुत से मुसलमानों के जो लीडर्स जिन्होंने 1857 की वार में मुसलमानों को लीड किया था उनको फांसी दे दी गई। इसके अलावा कुछ ऐसे थे जिनको जेल में डाल दिया गया, पकड़ लिया गया और इनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनको जब्त कर लिया गया, गवर्नमेंट के कब्जे में चले गए। इसके अलावा पहले मुसलमान जो गवर्नमेंट का सिस्टम था उसका पार्ट हुआ करते थे, इससे मुसलमानों को उन्होंने टोटली निकाल दिया, जॉब से निकाल दिया, सब कुछ क्राउन के अंडर आ गया और क्राउन जिसको चाहता था लगाता था। इन्होंने मुसलमानों के बजाय हिंदुओं को लगाना शुरू कर दिया। इसके हवाले से सर विलियम हंटर लिखते हैं, द डिसेंट ऑफ सम लाइन ऑफ प्रिंसेस सडनली एंड प्राउडली ईट्स हिज हर्ट आउट अमंग रूफलेस प्लेसेस एंड वीट चौक टैंक्स। वो ये बात कर रहा है कि जो मुग़ल शहज़ादे थे, जो पहले बादशाहों की औलाद थे,
वो अब बड़ी ऐसे छतों के ऐसे घरों में रह रहे हैं जिनकी छतें ही नहीं हैं, ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जिनमें आम बंदे के लिए रहना मुश्किल है। ये वीट चोक टैंक्स का मतलब है जहाँ आलूदगी हो, पानी ठीक ना हो, जो लोग पहले साफ़ पानी के आदी थे और अब वो बिल्कुल उनकी तरह रह रहे हैं जैसे स्लम्स के लोग हो रहे हैं। इस तरह से जो सर विलियम हंटर है इसको बयान करता है मुसलमान शहजादों की कंडीशन को। इसके अलावा सर विलियम हंटर जो है, इनकी बुक है द इंडियन मुस्लिम्स, उसमें उन्होंने सारी सूरत हाल को बयान किया है। ये 1871 में बुक लिखी गई थी। इसमें उन्होंने मुसलमानों की जो कंडीशन थी, स्पेशली बंगाली मुसलमानों की इन जो पिटिएबल कंडीशंस थी, उसको बिल्कुल वाज़ह तौर पे सामने रखा है। और वो ये भी कहते हैं कि जब हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो असम्बली होती है, जिस तरह पाकिस्तान में नेशनल असम्बली और सेनेट है, इस तरह वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं। वो कहता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, जैसे पाकिस्तान में लोअर हाउस कौमी असम्बली है, नेशनल असम्बली ना, उस उधर हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। वो कहता है जब भी किसी स्टेट्समैन ने किसी, जिस तरह पाकिस्तान में MNMPs होते हैं, MNAs होते हैं, नेशनल असम्बली, वहाँ पे स्टेट्समैन होते हैं। वो कहता है जब किसी भी स्टेट्समैन ने हाउस ऑफ कॉमन के अंदर कोई सेंसेशन पैदा करनी होती थी, वो पार्लियामेंट के अंदर जो इंडिया के अंदर मोहम्मडन फैमिलीज़ हैं, मुसलमानों की फैमिलीज़ हैं, उनकी हिस्ट्री बयान करता था, उनके बारे में बयान करता था। ये विलियम हंटर अपनी बुक के अंदर लिखते हैं। अब जॉब्स की सूरत हाल देखें तो वहाँ पे एक जॉब थी असिस्टेंट गवर्नमेंट इंजीनियर्स की। इसमें जो हिंदूज थे उनकी तादाद थी 14, लेकिन मुस्लिम्स की 0। अप्रेंटाइसिस की ये भी एक जॉब थी, इसमें मुसलमान हिंदू कितने थे, हिंदू 4 थे और इंग्लिश यानी अंग्रेज़ वो 2 थे, और मुसलमान यहाँ भी 0। इसके अलावा आगे देखें जो ब्यूरोक्रेट था, ब्यूरोक्रेसी थी, ब्यूरोक्रेटिक पर्ज मैंने लफ्ज़ लिखा हुआ, इसका मतलब ब्यूरोक्रेटी से निकालना, उसमें से मुसलमानों का सफाया करना। 1871 की ये रिपोर्ट है। इसमें टोटल जो एम्प्लॉयज़ थे 2141 थे। इनमें से 1338 तो सिर्फ यूरोपियंस थे। हिंदू कितने थे? 711। हालांकि हिंदू मुसलमानों की गवर्नमेंट में इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। और मुस्लिम्स कितने थे? 92। मुसलमानों का किसी भी जॉब में होना, किसी भी डिपार्टमेंट में होना, उसको अच्छा नहीं समझा जाता था, बहुत बुरा समझा जाता था। अगर लीगल ब्लॉकेड की बात करें, किस तरह से मुसलमानों को लीगल ब्लॉकेड का सामना करना पड़ा, तो इसके हवाले से 1852 से लेकर 1862 की एक रिपोर्ट है। इसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट के अंदर टोटल 240 जो नेटिव्स थे उनको शामिल किया गया। नेटिव्स का मतलब जो इंडियन लोग थे, हिंदू और मुस्लिम, और बाकी जो इंडिया में अंग्रेज़ों के अलावा रहने वाली कौमें थी। 240 ऐसे वकला थे जिनको, वकला और जो भी लॉ एक्सपर्ट्स थे, उनको शामिल किया गया। इनमें से मुसलमान सिर्फ एक था, एक मुसलमान था जो 240 में थे। बाकी 239 में मोस्टली हिंदूज थे और बाकी और कुछ मज़ाहिब के लोग हो सकते हैं। दूसरा, वेपनाइजेशन ऑफ टाइम के हवाले से देखा जाए, आपको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छुट्टियां मिलती हैं साल के अंदर। क्रिश्चियन थे जो, उनको 62 हॉलीडेज हुआ करती थी, हिंदुओं को 52 हॉलीडेज मिला करती थी, और मुसलमानों के लिए 0, कोई छुट्टी नहीं होती थी। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट एक्चुअली एसुका मेहताज की द कॉमन ट्राइंगल के अंदर लिखी हुई है। ये आप रेफरेंस अपने क्वेश्चंस के अंदर लिखें। अशोका मेहताज की द कॉमन ट्राइंगल के अंदर वो बात करता है कि अंग्रेज़ों को, जो क्रिश्चियंस थे, उनकी हॉलीडेज 62, हिंदुओं की 52 और मुसलमानों की एक भी नहीं। इस तरह से मुसलमान जो थे एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्डनेस की तरफ गए, और ये डिप्रेस रहने लगे ज़्यादातर मुसलमान। अच्छा, इसके अलावा मुसलमानों का भी कसूर था। मुसलमानों ने अंग्रेज़ों की आमद को कबूल नहीं किया। अब अंग्रेज़ आ गए, काबिज हो गए, मान लो अब, लेकिन नहीं, उन्होंने रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों की एजुकेशन को, वेस्टर्न एजुकेशन को।
उनको ये लगता था कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न साइंस है और इंग्लिश की लैंग्वेज को सीखना है वो उनके मज़हब के ख़िलाफ़ है, ये उनके ओल्ड जो कस्टम्स हैं उनको चैलेंज करेगा। इस वजह से मुसलमान इससे खुद भी पीछे हटे। अंग्रेज तो पीछे हटाने पे लगे हुए थे और ये खुद भी पीछे हटते गए। अब इनकी जुबान थी पर्शियन, जबकि जो अंग्रेजों की जुबान थी इंग्लिश। अब ये पर्शियन बोलने वाले, लिखने वाले, इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को हेट करना शुरू कर दिया और ये पर्शियन के साथ ही चिमड़े रहे। जब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज जो उस टाइम पे इंग्लिश आ चुकी थी उसको लूज किया तो इन्होंने अपने जॉब के और काम करने के बहुत से मौक़ों को भी गंवा दिया, क्योंकि अब पर्शियन की वो वक़्त नहीं रही जो अंग्रेज़ों के आने से पहले थी। अब एक वैक्यूम पैदा हुआ मुसलमानों के विदड्रॉल से। मैंने आपको बताया मुसलमान क्या कर रहे थे, खुद भी विदड्रॉ कर रहे थे मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि वो इंग्लिश को ठीक नहीं समझते थे, वो अंग्रेज़ों के कल्चर को ठीक नहीं समझते थे, वो अंग्रेज़ों की एजुकेशन को ठीक नहीं समझते थे। इसके नतीजे में होता यह है कि हिंदू मुसलमानों की जगह ले लेते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी मुसलमान चला रहे थे हिंदुओं से पहले, सारा सिस्टम मुसलमान चला रहे थे, अब कौन आ गए? हिंदू कम्युनिटी आ गई और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन देख रही होती थी ऊपर। मेन तो लीड तो ब्रिटिश ही कर रहे थे क्योंकि उनका कब्जा था। इस तरह से जब मुस्लिम कम्युनिटी विथड्रॉल की तरफ चली गई, हिंदू कम्युनिटी सारे सिस्टम को संभालने लगी, तो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान सोशो इकोनॉमिक गैप आया। मुसलमान माली तौर पे ही नहीं बल्कि समाजी और सियासी तौर पे भी कमज़ोर होना शुरू हो गए। इसके हवाले से सर सैयद अहमद ख़ान ने फिर कोशिशें शुरू की। सर सैयद अहमद ख़ान ने सबसे पहले मुसलमानों की तबाही की रूट काजिज़ को समझा और मुसलमानों की रूट काजिज़ के उन्होंने मेन जो चीज़ ऑब्ज़र्व की, उन्होंने देखा कि जो मुसलमान हैं वो मॉडर्न एजुकेशन को बुरा समझते हैं, इसके ख़िलाफ़ हैं, इसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे, इसके मुताबिक अपने आप को ढाल नहीं पा रहे, इस वजह से वो डिक्लाइन का शिकार है। अब इसके हवाले से फिर सर सैयद अहमद ख़ान काम करते हैं, उसको हम अलीगढ़ मूवमेंट की शक्ल में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। अब ये जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है ये वो था जो मुसलमानों ने 1857 की जंग के बाद झेला, बर्दाश्त किया। ठीक है, अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि मुसलमानों से को निकालने में किन लोगों का हाथ था, सर सैयद का क्या रोल था, सर सैयद के बाद फिर कैसे मुसलमानों को एक आइडिया मिला कि इसके ऊपर चलते हुए हमने नए मुल्क तक का सफ़र करना है। ये सारा हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। जज़ाकल्लाह।